अरविंद केजरीवाल की जो शुरुआती की जिंदगी है ना, वो एकदम वैसी है जैसे कि एक आम इंसान की जिंदगी होती है। जैसे कि एक आम इंसान 9 to 5 जॉब करता है, अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश करता है, वैसे अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए 9 to 5 जॉब करते थे टाटा स्टील के अंदर, जमशेदपुर के अंदर। वो लगभग है ना, ये बात 1989 की है। और तब अरविंद केजरीवाल के दिमाग के अंदर ऐसा कुछ आता है कि नहीं यार, मुझे इसके अंदर है ना, आई मीन खुशी नहीं मिल रही। तो फिर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, मैं जो है ना सिविल सर्विसेज के अंदर ट्राई करता हूँ। और वो लोगों को सेवा करना चाहते थे, लोगों की सेवा या फिर देश की सेवा करने के लिए वो सिविल सर्विसेज के अंदर आना चाहते थे। तो फिर लगभग 1992 के अंदर है ना, वो रिजाइन कर देते टाटा स्टील की फैक्ट्री के अंदर, जहां पर वो मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। मैकेनिकल इंजीनियर थे अरविंद केजरीवाल। तो फिर 1992 से वो लगभग 1995 तक है ना, वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेते। और लगभग उनका सिलेक्शन IRS के अंदर हो जाता है। तो फिर IRS के अंदर है ना, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, तब उन्हें दिल्ली के अंदर इनकम टैक्स के अंदर पोस्टिंग मिल जाती है। तो फिर वहां पर वो लगभग 1 से 2 साल के अंदर ही निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, इससे भी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लगभग अरविंद केजरीवाल 1999 के अंदर है ना, एक अपनी परिवर्तन नाम की संस्था ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देते हैं अपने घर वालों की मदद लेकर। तो फिर है ना, तब तक अरविंद केजरीवाल और किसी को भी पता नहीं था कि जो संस्था वो शुरू कर रहे थे, आई मीन जिसका कि नाम परिवर्तन था, उस परिवर्तन नाम की तरह है ना, वो अपने अंदर है ना इतने सारे परिवर्तन कर लेंगे। मतलब जो अरविंद केजरीवाल शुरू में, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठकर है ना, इतने बड़ा फेस वैल्यू बन जाता है उनका, वो सीएम पद के लिए चुने जाते हैं। और बाद में उसी अन्ना हजारे को सेट कर लेते हैं। बाद में यही अरविंद केजरीवाल, जिनके अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है कि उन्होंने जिस कांग्रेस के खिलाफ अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, उसी कांग्रेस के साथ वो बाद में है ना अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ी बनाने के लिए उसी कांग्रेस के साथ मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल के अंदर बाद में इतना ज्यादा परिवर्तन आता है कि लगभग जिन लोगों की सेवा करने के लिए वो राजनीति के अंदर आए थे, वो सीएम बने थे, उन्हीं लोगों की बाद में वो जान की कीमत लगा देते। अरविंद केजरीवाल के अंदर बाद में यह भी परिवर्तन हो जाता है कि जिस करप्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने इतनी बड़ी अपनी वैल्यू बना ली, इतनी बड़ी पार्टी बना ली, बाद में उसी करप्शन का उन्हें सहारा लेना पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चार खोली के अंदर रहने वाले अरविंद केजरीवाल बाद में लगभग बड़े एक लग्जरी हाउस में रहने लगे। उन्होंने अपने खुद के लिए एक बड़ा लग्जरी कई करोड़ों का है ना एक घर बना दिया। ये जो अरविंद केजरीवाल की जो संस्था थी परिवर्तन नाम की, ये संस्था लगभग है ना गरीब लोगों की मदद करने के लिए काम करती थी। तब जैसे कि है ना, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, गरीब लोगों को, उन लोगों को खाना ला के देना, जिन लोगों के पास राशन नहीं है उन्हें राशन ला के देना, जिन लोगों को बिजली की समस्या है उनके बिजली के बिल भर देना, या फिर अन्य टाइप के जो उनकी आई मीन उनके जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ला के देना, जिन लोगों को आईटी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग में, उन लोगों को उनके जो है ना सोल्यूशन, जो कुछ भी हो सकता है वो सोल्यूशन ला के देना। यहाँ तक तो उनकी बातें आई मीन क्लियर थी उनकी परिवर्तन संस्था की। तो फिर यहाँ तक वो है ना अच्छी तरीके से काम कर रही थी अरविंद केजरीवाल की ये संस्था। लेकिन लगभग है ना 2000 का टाइम आता है, 2000 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की परिवर्तन पार्टी है ना एक PIL फाइल करती है दिल्ली के कोर्ट के अंदर। तब ये कोर्ट के अंदर बताती है, ये जो आईटी के अंदर, आयकर विभाग के अंदर जो इनकम टैक्स में लेन देन होती है ना लोगों की, ये जो लेन देन है ना, मैं चाहता हूं कि ये लेन देन पूरी तरीके से है ना सार्वजनिक की जाए। इसका जो डेटा है ना, मैं चाहता हूं कि पब्लिक के सामने रखा जाए। मतलब कौन कितना टैक्स भर रहा है, कौन नहीं भर रहा, ये जो पूरा डेटा है ना वो सार्वजनिक की जाए। तो फिर ये जो जो जैसे PIL फाइल होती है ना, तो फिर इसके रिस्पॉन्स में 2001 के अंदर दिल्ली के अंदर है ना एक वहां की जो सरकार थी, आई मीन दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी तब शीला दीक्षित थी। तो फिर इनकी जो सरकार है ना, तब इस PIL के वजह से है ना एक एक्ट पास करती है जिसका कि नाम RTI होता है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, ये तब 2001 के अंदर आया था, जिसे कि हम हिंदी में सूचना का अधिकार भी बोलते हैं। तो फिर ये पहली बार दिल्ली के अंदर आया था भारत में, और इसकी मांग लगभग उससे पहले 10 साल से आई मीन चल रही थी, 1990 से इसकी मांग चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये एक्ट 2001 के अंदर पास होता है ना, तब कांग्रेस को बिल्कुल पता नहीं था कि आने वाले टाइम के अंदर उनकी वाट लगने वाली है इस एक्ट की वजह से। क्योंकि है ना, इस एक्ट के अंदर कंप्लीटली कहा गया था कि जिन भी लोगों को, आई मीन हर कोई आदमी जो एक आम आदमी है ना, वो सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में और किसी भी चीज की जानकारी ले सकता है। बस उसे है ना कुछ छोटा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा, एक छोटी सी रकम भर के वो पूरी जानकारी ले सकता था। और इसी का पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल ने जी ने उठाया। जैसे कि ना अरविंद केजरीवाल 2002 के अंदर है ना एक RTI आई मीन फाइल करती है, जिससे कि है ना उसके अंदर वो इतनी मांग करती है कि जो अभी सरकार की लगभग 68 योजनाएं चल रही थी, उसके अंदर है ना आई मीन क्या है और क्या नहीं, सब कुछ जानना चाहते थे। तब लगभग है ना वो पूरी लगभग 68 योजनाओं की है ना पूरी जानकारी लेते, तब उन्हें पता चलता है कि जो ये सरकार दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार, दिल्ली शीला दीक्षित की सरकार जो है ना, ये पूरी जो ये योजनाएं चला रही है, लगभग 68 योजनाएं, उसकी लगभग 68 में से 64 योजनाएं के अंदर, मतलब 64
योजनाओं के अंदर है ना हेरा फेरी हो रही थी, मतलब है ना पूरा धांधली हो रही थी इस योजना के अंदर, लगभग पैसों की यहाँ पर घपला हो रहा था। ये पूरी बात है ना अरविंद केजरीवाल समझ जाते हैं, तब वो पूरी डिटेल में जानकारी निकालते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि लगभग 70 लाख से भी ज्यादा रुपए का है ना यहाँ पर घपला हो रहा है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि ये बात बस 70 लाख की है, लेकिन नहीं, 70 लाख तब के टाइम के अंदर है ना बहुत बड़ी वैल्यू थी, आज के हिसाब से कई करोड़ रुपए, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फिर है ना यहाँ पर है ना ये बात काफी ज्यादा ओपन में आती है, और तब ये दिल्ली दिल्ली के अंदर की कांग्रेस की सरकार को है ना इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन बात बस यहीं पर नहीं रुकती, अरविंद केजरीवाल इससे आगे भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि है ना वो 2003 के अंदर राशन के जो घोटाले हो रहे थे, राशन की दुकान के ऊपर भी आरटीआई फाइल करके पूरी जानकारी चेक चेक करते, तब वो ना पीडीएस नाम का एक घोटाला ओपन करते हैं, जिसके अंदर ये पता चलता है कि जो राशन की दुकान के जो मालिक है वो लोगों की, आम जनता का जो राशन है वो खा रहे हैं, और उसकी जो सब्सिडी है वो भी खा रहे हैं। तो फिर ये घोटाला ओपन हो जाता है। फिर 2004 के अंदर सरकार जो है ना एक जल मतलब वाटर सप्लाई का जो ये पूरा अधिकार होता है ना उसे उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती थी, मतलब जल पुरवठा जो व्यवस्था होती है उसको प्राइवेट करना चाहती थी। तब अरविंद केजरीवाल जो है ना एक अपनी आवाज उठाती है, वो बोलती है कि चलो ठीक है, आज आप वाटर सप्लाई को है ना पूरी तरीके से प्राइवेट कर देते हो, चलो ठीक है, आज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब गर्मियों के टाइम के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है, जब पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, तब तब क्या होगा, मतलब तब है ना ऑटोमेटिकली जो वाटर के जो पानी के जो दाम है ना वो 10 गुना तक बढ़ जाएंगे। तब गरीब लोगों का क्या होगा, मतलब जो बड़े लोग हैं जिन्हें पानी की जरूरत है वो तो किसी भी तरीके से पानी खरीद लेंगे, लेकिन तब गरीब लोगों का क्या होगा, तब गरीब लोग 10% जब अगर एक मतलब 1 रुपए का पानी अगर 10 रुपए में बिकना शुरू हो जाए, तो फिर गरीब आदमी करेगा क्या। तो फिर यही सी बात रखते हैं और इसको जो है ना रोक लेते हैं। बाद में अरविंद केजरीवाल है ना इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, जो दिल्ली के अंदर पब्लिक लैंड के ऊपर, मतलब जो सरकारी जमीन है उस जगह के ऊपर जिन जिन लोगों ने है ना प्राइवेट स्कूल बनाए, प्राइवेट स्कूल बनाकर अपनी मस्त एजुकेशन संस्था चला रहे प्राइवेट तरीके से, उन उन लोगों के ऊपर है ना वो एक याचिका फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि इन लोगों ने प्राइवेट जमीन के ऊपर स्कूल तो बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्राइवेट स्कूल के अंदर है ना गरीब बच्चों का फ्री में एडमिशन किया जाए। तब है ना कोर्ट की मदद से है ना अरविंद केजरीवाल लगभग फ्री के अंदर है ना लगभग मुफ्त में 700 बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं इस प्राइवेट स्कूल के अंदर, जो कि सरकारी जमीन के ऊपर बनाए थे। तो फिर 2005 का साल आता है, और 2005 के साल के अंदर है ना लगभग पूरे भारत के अंदर आरटीआई एक्ट के लिए आवाज उठना शुरू हो जाता है। हर जगह पर आरटीआई एक्ट के लिए आंदोलन होना भी शुरू हो जाता है, और इस आंदोलन को जो लीड कर रही थी ना, तो वो जो चेहरा, बड़ा चेहरा था जिसका कि नाम था अरुणा रॉय। अरुणा रॉय पूरे भारत के अंदर इस आंदोलन को लीड कर रही थी, और अरुणा रॉय उनमें से एक थी जिन्होंने है ना आरटीआई एक्ट को शुरू में मांगा था, मतलब लगभग 1990 के अंदर पहली बार आरटीआई की मांग हुई थी, और अरुणा राय उनमें से एक थी। तो फिर 2005 के अंदर सरकार को है ना जनता के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है सरकार के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही थी इस आरटीआई एक्ट को फिर से लाना, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही केजरीवाल ने पूरी तरीके से बैंड बजा दी थी इस कांग्रेस की सरकार की इस आरटीआई एक्ट के थ्रू। लेकिन फिर ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसके अंदर है ना अरविंद केजरीवाल की जो परिवर्तन संस्था है ये भी जुड़ जाती है, अरविंद केजरीवाल भी जुड़ जाते हैं, महाराष्ट्र से अन्ना हजारे जुड़ जाते हैं, और भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े नेम थे वो भी सारे जुड़ जाते हैं इस आंदोलन के अंदर, और पूरे प्रेशर में आ जाती है कांग्रेस की सरकार 2005 के अंदर। और सरकार को 2005 के अंदर ये एक्ट पास करना पड़ता है। लगभग 15 जून को ये बिल संसद भवन के अंदर पास होता है, और लगभग 12 अक्टूबर को ये बिल है ना पूरी तरीके से लागू हो जाता है। तो फिर 2006 के अंदर अरविंद केजरीवाल को है ना इस आंदोलन की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। लगभग 2006 के अंदर अच्छे नेतृत्व करने के लिए है ना अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे नाम का एक पुरस्कार मिल जाता है, और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, ये जो पैसा मिला था उन्हें, उस पैसे को एक अपना नया एक फाउंडेशन बना के उस फाउंडेशन के अंदर डालते हैं। उस फाउंडेशन का नाम था पब्लिक कॉज रिसर्च। उस फाउंडेशन को ये अच्छी तरीके से लीड करने शुरू कर देते हैं, जिसे कि हम एनओजी भी कहते हैं उस फाउंडेशन को। तो फिर इस फाउंडेशन को चलाने के लिए है ना वो किरण बेदी और प्रशांत भूषण को दे देते हैं, और उनके साथ है ना उनके और भी कुछ करीबी लोग थे अरविंद केजरीवाल के, जैसे कि है ना उनके साथ मनीष सिसोदिया भी थे। तो फिर ये अच्छी तरीके से वहां पर उनका एक फाउंडेशन चल रहा था, एक परिवर्तन नाम की संस्था भी चल रही थी। तो फिर लगभग 2006 के अंदर है ना अरविंद केजरीवाल अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे आईआरएस रैंक के ऊपर, तो फिर उसका जो रेजिग्नेशन है ना वो अरविंद केजरीवाल दे देते हैं, और लगभग इस्तीफा देकर वो पूरी तरीके से पब्लिक की सेवा करने में लग जाते हैं। अभी से आप पब्लिक की सेवा समझो, या फिर पॉलिटिक्स के अंदर आने की एंट्री के तौर पर लो, आप जिसे जो चाहे उसे उस हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन बात इतनी पक्की थी कि अरविंद केजरीवाल को है ना जनता के बीच जाना था। लगभग 2010 का साल है ना अरविंद केजरीवाल के लिए गोल्डन ईयर की तरह आप इसे देख सकते हैं। एक गोल्डन ईयर था अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इस साल है ना लगभग कॉमनवेल्थ घोटाला होता है। कॉमनवेल्थ गेम जो है ना उसका आयोजन भारत के अंदर होना था, और इसके लिए
भारतीय सरकार ने है ना लगभग 1620 करोड़ रुपए का बजट आयोजित किया था। लगभग है ना अचानक ये बजट है ना अचानक बढ़ जाता है और लगभग इस बजट को है ना 11,500 कर दिया जाता है, 11,500 करोड़। तो फिर है ना तब अचानक लोग समझ नहीं पाते कि इस तरीके से इस बजट को अचानक क्यों बढ़ाया गया है। लेकिन है ना जब पूरी तरीके से इस गेम का आयोजन होकर खत्म हो जाता है तब पता चलता है कि ये गेम जो है ना इसका आयोजन लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इसका आयोजन हुआ था। लोग हैरान हो जाते हैं, जो 1620 करोड़ रुपए का आयोजन हुआ था इस गेम के लिए, वो अचानक 70,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। मतलब है ना लगभग ये 70,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला बन जाता है, कॉमनवेल्थ घोटाला। और इसी के अंदर है ना अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है। अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच उतरते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जिस किसी ने भी घोटाला किया है, जिसके भी कोई भी मंत्री हो, इसके अंदर जो कोई भी शामिल हो, उसके ऊपर सीबीआई की जांच हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि जिन लोगों ने, जिन भी मंत्रियों ने ये घोटाला किया था, जिन सभी ने मिलकर ये घोटाला किया था, उन्हीं के हाथ में सीबीआई का कंट्रोल था। मतलब सीबीआई भी उन्हीं के पास है और घोटाले भी यही लोग कर रहे थे। तो फिर है ना इस बात से है ना केजरीवाल शॉक हो जाते। तो फिर है ना केजरीवाल क्या करते हैं, केजरीवाल बोलते हैं कि नहीं अब बस बहुत हुआ, अब मैं क्या वो बोलती कि अब मैं है ना लोकपाल की जो लोकपाल आयुक्त है ना उसकी मांग करता हूं। तो फिर केजरीवाल क्या करते हैं, लोकपाल आयुक्त की मांग करते हैं और लोकपाल की भी मांग करते हैं। तो फिर देखिए लोकपाल और लोकपाल आयुक्त ये जो है ना ये दोनों कॉन्सेप्ट है, लेकिन काम सीमित तरीके से करते हैं। एक जो है भारत के अंदर काम करता है और ये जो एक जो है ना राज्य के अंदर काम करता है। अब देखिए लोकपाल जो है ना एक सीबीआई की तरह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी करप्शन और किसी भी घोटाले का, लेकिन ये पूरे भारत के अंदर कर सकता है लोकपाल। लेकिन वहीं पर जो लोक आयुक्त है ना, लोक आयुक्त क्या होता है, वो लगभग किसी भी राज्य के अंदर किसी भी घोटाले की या फिर करप्शन की जांच कर सकता है, लेकिन वो बस किसी भी राज्य तक ही सीमित है। तो फिर इस दोनों का है ना ये अरविंद केजरीवाल मांग करते हैं। और तब दिल्ली के अंदर भी है ना अन्ना हजारे इसी लोकपाल और लोक आयुक्त के लिए है ना आंदोलन कर रहे थे, और अन्ना हजारे के साथ ये अरविंद केजरीवाल जुड़ जाते हैं। और अन्ना हजारे के साथ है ना और भी बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं, जैसे कि किरण बेदी भी उनके साथ अन्ना हजारे के साथ जुड़ जाती है इस लोकपाल और लोक आयुक्त के बिल की मांग करने के लिए। तो फिर है ना ये आंदोलन काफी बहुत ज्यादा वहां पर बड़ा हो रहा था। और इनफैक्ट तब ये आंदोलन है ना हर दिन न्यूज के ऊपर दिखाया जाता था। तब 2011 के टाइम के अंदर मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल के अंदर था और ये आंदोलन मैंने अपने आंखों से देखा था। इवन हमारे स्कूल के अंदर भी इस आंदोलन की एक दो टीचर से ना चर्चा कर देते थे। मतलब मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और महाराष्ट्र के अंदर अन्ना हजारे का नाम काफी ज्यादा बड़ा था और लगभग पूरे भारत के अंदर से है ना इस बिल के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई थी और अन्ना हजारे को सपोर्ट भी मिल रहा था। तो फिर लगभग है ना सरकार के ऊपर प्रेशर बन जाता है इस लोकपाल और लोक आयुक्त बिल को लाने के लिए। तो फिर सरकार इसका है ना एक ड्राफ्ट तैयार कर देती है लोकपाल बिल का, और इस ड्राफ्ट के अंदर कंप्लीटली कहा गया था कि हम ये बिल तो पास ये बिल तो हम बना देंगे, ये लोक आयुक्त लोकपाल और लोक आयुक्त बन तो जाएंगे, लेकिन ये जो है ना लोकपाल और लोक आयुक्त इनके पास इतनी पावर है नहीं कि ये जो है ना किसी भी मतलब भारत के पंत प्रधान और बड़े बड़े जितने भी कुछ मंत्री है उनकी जांच कर सके। मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली है ना वही कर रहे थे। मतलब जिन जिन मंत्रियों ने घोटाले किए थे डायरेक्टली उन मंत्रियों को ये बचा रहे थे, ये कांग्रेस की सरकार। तो फिर इसके वजह से ना आंदोलन काफी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और तब अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली सरकार को डिक्टेटर बोल देते हैं, मतलब तानाशाही सरकार हो गई है ऐसा बोल देते हैं। और तब अरविंद केजरीवाल ने अपने जिंदगी के अंदर पहली बार किसी सरकार को डिक्टेटर कहा था, क्योंकि बाद में तो मोदी सरकार के ऊपर सब बोल रहे थे ना डिक्टेटर डिक्टेटर, तानाशाही हो गई सरकार। तो फिर जैसे अरविंद केजरीवाल को सरकार अरेस्ट करके ले जाती है तो फिर अन्ना हजारे है ना भूख हड़ताल के आंदोलन के लिए बैठ जाते हैं। तो फिर अन्ना हजारे अन्न और पानी दोनों छोड़ देते हैं और लगभग 5-6 दिन हो जाती है उनके भूख हड़ताल के आंदोलन को। लेकिन तब है ना उनके शरीर की हालत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू होती है, लगभग है ना उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तब सरकार के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि सरकार जो है ना सरकार को क्या लगता है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को और उनके जो लोग हैं जितने भी अरेस्टेड है, अगर हम उन सबको छोड़ देते हैं तो फिर शायद अन्ना हजारे है ना अपना आंदोलन पीछे कर ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं। अन्ना हजारे की वजह से है ना अरविंद केजरीवाल जेल से छूट जाते हैं। तब बहुत अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा जोश में थे, बहुत बड़े बड़े नारे दे रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर अन्ना हजारे की शरीर की जो कमजोरी थी, जो अन्ना हजारे अंदर से महसूस कर रहे थे ना, वो वहां पर बैठा कोई नहीं समझ रहा था। तो फिर है ना अन्ना हजारे फिर भी अपना आंदोलन कंटिन्यू आगे कर लेते हैं। लगभग ये आंदोलन लगभग 12 दिन तक चला। लेकिन 12वें दिन है ना सरकार समझ जाती है, क्योंकि उनके जान को कुछ भी हो सकता था अन्ना हजारे की तब उस आंदोलन के अंदर। तो फिर है ना सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर अन्ना हजारे को कुछ हो जाता है तो फिर है ना सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए है ना सरकार को प्रेशर में आते हुए सरकार क्या करती है, जो भी अन्ना हजारे की मांगती, जैसे कि लोकपाल बिल, लोक आयुक्त बिल, सब कुछ मान्य कर लेती है। तो फिर यहाँ पर है ना लगभग 2013 के अंदर 17 दिसंबर को
ये बिल भी है ना पास हो जाता है और लागू भी हो जाता है। लेकिन जैसे ये अन्ना हजारे का आंदोलन खत्म होता है ना, तब है ना अन्ना हजारे का आंदोलन खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति में एंट्री कर दिया, मतलब जो उन्हें करना था पिछले टाइम से। तो फिर है ना वो अपनी एक खुद की आम आदमी पार्टी बना लेते हैं, और यही से है ना उनकी जीवन के अंदर असली शुरुआत होती है बदलने की। मतलब जो एक नेता करता है ना, आई मीन लोगों के साथ मिलकर, आई मीन ऊपर से कुछ दिखाना और अंदर से कुछ होना, तो फिर वही से है ना ये शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आप एक यहाँ पर सिंपल सी बात देखिए, जब उन्होंने फैसला लिया, आई मीन केजरीवाल ने, कि मुझे है ना अपनी एक आम आदमी पार्टी बनानी, तब अन्ना हजारे इसके एकदम खिलाफ थे। अन्ना हजारे बोल रही थी कि देख अरविंद, आई मीन तुझे जनता की सेवा करनी है ना, तो फिर तू बाहर बैठ के भी ये सेवा कर सकता है। तो फिर तुझे इसके लिए है ना पार्टी ज्वाइन करने की या फिर राजनीति के अंदर उतरने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर तुझे कोई पार्टी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, तुम ये बाहर बैठकर भी कर सकते हो। लेकिन अन्ना हजारे के खिलाफ जाते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं, और लगभग है ना 2013 के अंदर उनको 28 सीटें मिल भी जाती है, और लगभग 31 सीटें बीजेपी को मिल जाती है, और 8 सीटें है ना कांग्रेस को मिल जाती है। यहाँ पर बहुमत किसी को नहीं मिलता, 36 को, आई मीन 36 को बहुमत था, 70 पूरे सीट्स थे। तो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी है ना गठबंधन करके सरकार बना ली थी। जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे ना, तब उनके टोपी के ऊपर एक साइड पर लिखा रहता था कि मुझे चाहिए स्वराज, ये दूसरी साइड लिखा रहता था कि मुझे चाहिए लोकपाल। मतलब है ना मुझे चाहिए लोकपाल, मुझे चाहिए स्वराज। यहाँ पर है ना जहां पर लिखा रहता था वहां पर है ना अचानक पार्टी बनाने के बाद लिख कर आया कि मैं हूं एक आम आदमी। मतलब है ना उन्होंने अपनी पार्टी की यही से प्रमोशन करना शुरू कर दिया अन्ना हजारे के साथ बैठकर ही। मतलब है ना अन्ना हजारे तो एक साइड खिलाफ है उनके, लेकिन फिर भी है ना जहां पर आई मीन लोगों ने लोगों ने वहां पर एक्सेप्ट कर लिया कि शायद अन्ना हजारे उनके साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल था नहीं। मतलब जिस अन्ना हजारे की वजह से अरविंद केजरीवाल का इतना आई मीन इतना बड़ा नाम हुआ, फेस वैल्यू हुई कि उन्हें 28 सीटें मिले, उस अरविंद केजरीवाल ने ना अन्ना हजारे को साइडलाइन कर दिया। और बाद में है ना जिस पार्टी के खिलाफ लड़ते लड़ते है ना उन्होंने 28 सीटें लड़ी, आई मीन जीती थी। मतलब उन्होंने पूरा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि कांग्रेस एक करप्शन वाली पार्टी थी, उसके खिलाफ चुनाव लड़कर उन्होंने 28 सीटें जीती थी। लेकिन बाद में जैसे उन्हें है ना ये 28 सीटें मिल जाती है, 2013 के अंदर पहला इलेक्शन लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो फिर डायरेक्टली है ना उस इलेक्शन के अंदर 28 सीटें मिलने के बाद बहुमत ना होने के कारण है ना वो कांग्रेस के साथ, मतलब जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने ये आई मीन इलेक्शन लड़ा, उसी के साथ है ना बाद में ये मिलजुल कर गठबंधन बना लेते हैं और लगभग है ना अपनी सरकार बना लेते हैं। तो फिर है ना ये जो सरकार है उनकी लगभग कुछ महीने तक चलती है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही उनकी फिर से अनबन होती है। अनबन होने के बाद फिर से इनकी सरकार टूट जाती है। लेकिन जब 2014 के अंदर इलेक्शन होती है, तब अरविंद केजरीवाल जी है ना पूरे बहुमत के साथ फिर से चुनाव के अंदर जीत जाते हैं। दिल्ली के अंदर वो फिर से एक बार सीएम बन जाते हैं। लेकिन है ना तब अरविंद केजरीवाल है ना अलग तरीके से बदल जाते हैं। मतलब है ना तब अरविंद केजरीवाल है ना राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी कुछ मामले हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ जितने भी कुछ मामले हैं, बड़े बड़े जितने भी कुछ नेता है, जैसे कि 2G सेक्टर में घोटाला हो गया या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके फाइल लेकर है ना अरविंद केजरीवाल फिर बाद में उनके सारे फाइल्स लेकर साथ में घूमने चल निकलते और सरकार को बोलते। तब बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, और बीजेपी की सरकार को तब बोलते थे कॉन्फ्रेंस कर करके, देखिए ये सारे मेरे पास इनके फाइल्स है, इनका कच्चा चिट्टा है, और आप इनके ऊपर मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब के ऊपर सीबीआई ईडी की पूछताछ कर लीजिए, पूरी तरीके से इनका है ना चेकिंग कर लीजिए। ये 100% मैं बता सकता हूँ कि ये जेल के अंदर जाएंगे, और इनका सारा कच्चा चिट्टा मेरे पास है, आप मुझसे ले सकते हैं। मतलब जिनके खिलाफ पहले तो लड़े, बाद में उनके साथ हाथ भी मिला लिया, मतलब कांग्रेस के साथ, और बाद में फिर से गठबंधन टूटने के बदले फिर से उनके खिलाफ हो गए। और बाद में क्या हुआ, लगभग 2020-21 के अंदर फिर से इनके साथ हाथ मिला लिए, और बाद में एक दूसरे के गले भी मिलने लगे। लेकिन ये तो बस 2014 तक के है ना, इनकी 14-15 तक की शुरुआत थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, उन्होंने देखिए कुछ चीजें है ना आप उनके राज्य के अंदर, जैसे कि कुछ चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी जो उन्होंने किए। उनमें से 2 चीजें, जैसे देखिए हेल्थ के सेक्टर में है ना उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मैं ये मानता हूं। और दूसरा जो काम है ना उन्होंने शिक्षा के अंदर किया, उन्होंने ये 2 काम बहुत अच्छे तरीके से किए। और लगभग राजनीति के अंदर आने से पहले मतलब 2012 तक उन्होंने जितने भी कुछ काम किए थे, सारे अच्छे काम मैंने आपको बताए। मैंने ये काम इसलिए बताए क्योंकि बाद में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बदले ना, मतलब हवा का झोंका भी इतने जोर से नहीं बदलता जितनी जोर से ना अरविंद केजरीवाल बदले। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है ना सब कुछ चीजें फ्री में बांटकर उनके पास बजट ही नहीं बचता। मतलब है ना इन्होंने फ्री बिजली दे डाली, फ्री पानी दे डाला, बस टिकट फ्री कर दिए, अलग अलग योजनाओं के ऊपर सब्सिडी दे डाली। और ये जो बजट होता है ना, जो रेवेन्यू होता है ना,
जिसके थ्रू है ना डेवलपमेंट होता है और अन्य जो चीजें की जानी चाहिए ना, उसके ऊपर ये बजट ही नहीं बचा। ये सारा फ्री के चक्कर में बजट निकल गया, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन जीतना था। और ये जो प्रदूषण के ऊपर बजट, पोल्यूशन के ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए बजट लगाना चाहिए था ना, उसके ऊपर लगाने के लिए बजट बचा ही नहीं, और इन्होंने उनके ऊपर ध्यान दिया भी नहीं। लगभग है ना 2013 के अंदर 150 के आसपास रहता था AQI, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अंदर। वो लगभग 2021 आते आते 300 के पार चला गया। 300 के पार अगर कोई AQI जाता है तो फिर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए या फिर डॉक्टर से, लगभग आपके लंग्स के लिए, मतलब हमें सांस लेने के लगभग 50 का AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता है 50 का। लगभग ये 300 के पार चला गया, मतलब ये कितना ज्यादा गंभीर है। आप फिल्टर का पानी पीते हो, लेकिन फिल्टर के पानी की जगह आप बाहर का कहीं पर पानी तक नहीं पीते, क्योंकि वो पानी आपको जिस तरीके से आप अपना पानी देखते हो ना शुद्ध है या नहीं, उस तरीके से आपकी हवा भी आप देखा करो कि शुद्ध है या नहीं। क्योंकि 50 की आपको है ना रिक्वायर्ड होता है आपका अच्छा लंग्स रहने के लिए, आपके जो फेफड़े है ना अच्छे रहने के लिए 50 चाहिए ये क्यों एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन जब ये 300 के पार चला जाता है ना, तो फिर आपके लंग्स को, मतलब आपके जो ये फेफड़े है ना, उसको इतनी ज्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती है जिसकी वजह से आप मर भी सकते हो। और देखिए अभी ये तो बस शुरुआत है दिल्ली के अंदर, लगभग 300 के पार चला गया है ना। अभी आने वाले 10 सालों के अंदर देखो कि दिल्ली के अंदर के लोगों की हालत क्या होती है, उनके लंग्स की। और ऐसे और भी कई सिटी है, लेकिन दिल्ली के अंदर की खास बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने ज्यादातर बजट फ्री के चक्कर में उड़ा दिया। और इसीलिए 2021 के अंदर है ना सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि ये जो दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया है ना, इसके लिए दिल्ली की सरकार कुछ तो करे, नहीं तो हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। इसलिए दिल्ली की सरकार ने है ना एक, हमने भी कुछ किया है ये दिखाने के लिए है ना, दिल्ली की सरकार ने 2 स्मोक टावर लगा दिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये भी टावर कुछ खास काम कर नहीं सके। क्यों ये टावर इसलिए काम नहीं कर सके क्योंकि ये टावर बंद पड़े। ये जो बंद पड़ने का कारण है ना, वो यही है क्योंकि इस टावर को चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। पैसा तो यहाँ पर फ्री के चक्कर में जा रहा है ना। लगभग हर साल कई हजार करोड़ रुपए इस फ्री के चक्कर में बांटे जाते हैं, फ्री बिजली के चक्कर में। ये जो यूनिट कितने तो फ्री होते हैं ना, 300 यूनिट कुछ तो फिर है ना, यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि जिस तरीके से है ना वो एक लाइन है किडनी बेचकर आईफोन खरीदना, उसी तरीके से है ना दिल्ली के लोगों ने अपना लंग्स बेचकर ये फ्री की चीज ली है। जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, और ये फ्री जितनी भी कुछ सब्सिडी वगैरह है ना, सारी फ्री की चीजें अपना लंग्स बेच कर ली है। और मैंने जो शुरू में इतनी सारी बातें बताई ना अरविंद केजरीवाल की, वो इसलिए बताई क्योंकि अरविंद केजरीवाल कितने अच्छे थे शुरू के दिनों में, लेकिन बाद में उन्होंने इस अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में सारे फ्री में योजना बांट दिया और लोगों का जान का सौदा कर दिया। उन्हें खुद भी पता है कि लोगों की जान इससे जा सकती है, इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। इवन जब अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर रहते हैं या फिर ऑफिस के अंदर रहते हैं, वहां पर भी उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा अच्छा रहता है। उन्होंने अपने खुद के लिए लगभग कई देखिए एग्जैक्टली अमाउंट किसी के पास नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा है 170 करोड़ का उन्होंने अपने लिए घर बनाया, या फिर कोई बोल रहा है कि 50 करोड़ का है, लेकिन घर बनाया ये बात लग्जरी घर बनाया ये बात पक्की है। मतलब जो अरविंद केजरीवाल शुरू के दिनों में वैगनर गाड़ी के अंदर घुमा करते थे और 4 खुली के अंदर रहते थे, वो अरविंद केजरीवाल बाद में ना एकदम लग्जरी घर बनाकर रहने लगे। उस घर का एक टॉयलेट टोटो टॉयलेट है, उस घर के अंदर का जो लगने वाला टोटो टॉयलेट है, ये बात मैंने नहीं बोली, लेकिन बीजेपी के ये प्रवक्ता है संदीप पात्रा, उन्होंने कंफर्म किए। उन्होंने कुछ फाइल्स भी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि लगभग अरविंद केजरीवाल के अंदर घर के अंदर लगने वाला ये जो टोटो टॉयलेट है, लगभग उसकी कीमत 5 लाख से 10 लाख 15 लाख तक होती है। मतलब ये अगर 5 लाख का भी टॉयलेट है, देखिए 5 लाख के अंदर है ना एक गरीब आदमी का घर बन जाता है। उस घर के अंदर लगने वाले जो पर्दे हैं, एक खिड़की के ऊपर लगने वाले पर्दे, उस पर्दे की कीमत 10 लाख से लेकर 15 लाख तक है। अगर वो 5 लाख का भी पर्दा है ना, तो फिर देखिए 5 लाख के खर्चे के अंदर एक गरीब का घर बन जाता है। तो फिर एक आम से रहने वाले अरविंद केजरीवाल अचानक इतने बड़े बन जाते हैं, इतनी तरीके से उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो इतना जो इन्होंने है ना पूरी तरीके से इलेक्शन इसी बात के ऊपर लड़ा था कि मैं करप्शन को मिटाऊंगा, करप्शन को हटाऊंगा। जो ये बड़े बड़े फाइलें लेके घूमते थे ना कांग्रेस और सबकी, तो फिर देखिए ये तो मिल गए उनके साथ, ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली कहा था कि मैं पूरे मेरे जीवन के अंदर कभी करप्शन नहीं करूंगा। लेकिन ये बात अभी कंफर्म हो चुकी है, ईडी ने ये बात कंफर्म बोली है कि गोवा के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर है ना 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। और इसमें जो ज्यादातर पैसा है ना 25 करोड़ से ज्यादा, वो लगभग हवाला के थ्रू आया था। और ये सारा पैसा 50 करोड़ है ना आम आदमी पार्टी का था, जो कि उन्होंने इलेक्शन कैंपिंग करने के लिए गोवा के अंदर दिया गया था, मतलब लड़ने के लिए दिया गया था। देखिए हर पार्टी
मैं मानता हूं हर पार्टी है ना करप्शन करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर आए थे कि मैं कभी करप्शन नहीं करूंगा, अगर बस पैसों से इलेक्शन के अंदर जीत मिलती ना तो फिर अरविंद केजरीवाल कभी जिंदगी के अंदर जीतते नहीं। क्योंकि 2013 और 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुआ ना, तब अरविंद केजरीवाल को फर्स्ट टाइम 28 सीटें मिली थी लगभग 70 में से। तो फिर अगर ये उनके पास तो पैसा था भी नहीं, अगर वो बात बस पैसे की होती ना तो फिर अरविंद केजरीवाल को 28 सीटें कभी आती नहीं, और लगभग 6 से 7 महीने के अंदर ही उनकी सरकार गिर जाती है, और लगभग 2014 के अंदर फिर से इलेक्शन होता है, तब उन्हें लगभग 70 में से 65 सीटें मिल भी जाती है। मतलब है ना, अरविंद केजरीवाल लगभग 90% से ज्यादा सीटों के साथ जीत जाते हैं, और उनके पास तब बिना पैसे के वो सीटें जीत जाते हैं। मतलब लोगों ने जो उन्हें वोट दिया था ना, वो उनके काम को देखकर वोट दिया था। जो उन्होंने 2001 से लेकर 2012 तक का उन्होंने अच्छा काम किया था, उसके लिए उन्होंने लोगों ने उनको वोट दिया था। अगर बात बस पैसे की होती ना, पैसा देकर इलेक्शन, क्योंकि जो गोवा के अंदर उन्होंने किया, तो फिर हर इलेक्शन पैसा देकर जीते बिल्कुल नहीं जाते। अभी अरविंद केजरीवाल की कौन सी वजह थी मुझे पता नहीं, जो उन्होंने पैसे देकर इलेक्शन के अंदर कैंपिंग की। चलो ठीक है, आज के टाइम के अंदर हर कोई करता है, लेकिन पैसे देकर हर चीजें खरीदी भी नहीं जा सकती। पूरी तरीके से घोटाला तो हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, ये शराब घोटाले के अंदर, शराब नीति के अंदर। हाँ, ये बात तो कंफर्म है, इन्होंने घर भी बनाया, ये बात भी कंफर्म है। तो फिर ठीक है, जो कुछ भी था यही था। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बुरा लगा हो तो सॉरी, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।